चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आरआरबी जेई में आए हुए सभी साइंस के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का कंसेप्चुअल डिस्कशन। यह हमारा फिजिक्स का पहला पार्ट होगा। ऐसे ही आगे सभी पार्ट्स आते रहेंगे और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर आप सेगमेंट्स में पढ़ते हैं तो उसे ग्रेस्प करने की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसे एक साथ कंप्लीटली कवर करने के। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने यहाँ किया है इस प्लेटफॉर्म पर। अब से सभी क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस हम इसी फॉर्मेट में सेगमेंट वाइज कवर करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा एफिशिएंसी गेन हो। इन लेक्चर्स में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी क्वेश्चंस का डीप ऑपरेशन किया जाएगा और उस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा, जिससे आने वाले एग्जाम्स में किसी भी तरह के पैटर्न का क्वेश्चंस छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही और भी पार्ट आगे आते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, पावर पी एंड वोल्टेज बी। यानी कि धारा आई, शक्ति पी और वोल्टेज वी में क्या संबंध है। सबसे पहले अगर बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर आप दो जगह को का कंपेरिजन करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पुश होगा। ठीक है, उसे हम वोल्टेज कहेंगे। यानी एक तरीके से एक फोर्स काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, तो यह फोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की ताकत मिलती है। ठीक समझिए, जैसे कि एक पानी की बाल्टी ऊपर की ओर रखी हो और दूसरी नीचे, तो पानी का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। तो ये होता है वोल्टेज का फ्लो। ठीक है, यानी वैसे ही वोल्टेज एक तरह से ताकत है जो करंट को चलाने का काम करती है। बात करें अगर करंट की, तो करंट में क्या होता है कि करंट वह फ्लो है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है। ठीक है, यानी करंट वह फ्लो है जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जब वोल्टेज अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फोर्स करता है तो यह इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर जैसे वायर में फ्लो करते हैं। तो इस फ्लो को करंट कहते हैं। अगर वोल्टेज का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसे अगर पाइप के अंदर पानी का फ्लो है तो करंट उस पानी के फ्लो जैसा होता है। ठीक, और अगर बात करें पावर की, तो पावर को समझने के लिए वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है। ठीक है, जो अभी हमने देखा, तो पावर जो है वो होती है P = V × I। ठीक है, यानी अगर आपके आसपास ज़्यादा वोल्टेज और करंट हो, दोनों हैं, तो पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पावर का मतलब होता है कितनी ऊर्जा एक सेकंड में काम कर रही है। जब करंट फ्लो करता है और वोल्टेज उसको पुश करता है तब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा I = P/V। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ हाउस होल्ड सर्किट। तो फ्यूज़ के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। क्या? सेफ्टी प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो यह एक सुरक्षा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोड, यानी कि अगर ज़्यादा करंट आ जाए, यानी कि शॉर्ट सर्किट, यानी अचानक से शॉर्ट सर्किट होने पर यह सर्किट को रिमूव कर देता है, तोड़ देता है, ताकि बाकी के उपकरण को नुकसान न हो। फ्यूज में एक पतला वायर होता है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, यूँ कहें तो, जो एक निश्चित करंट को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर सर्किट में करंट उसकी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह तार पिघल करके सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, कैसे काम करता है? जब सर्किट में अधिक करंट बहता है तो फ्यूज का वायर गर्म होकर पिघल जाता है, इससे सर्किट टूट जाता है। तो यह करंट का फ्लो रुकने से बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। तो अगर फ्यूज सही से काम करे तो इससे इलेक्ट्रिक आग और अन्य खतरों से बचाव होता है। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रखा जाता है। ठीक है, एक तरीके से इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे हम लो इसलिए रखते हैं ताकि पिघल करके सर्किट को बचाया जा सके टाइम रहते हुए। इसका कारण यह है कि जब करंट बहुत अधिक बढ़ता है, लो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो इसलिए होता है ताकि अगर करंट बहुत अधिक बढ़ता है तो फ्यूज का तार तुरंत गर्म होकर के पिघल जाए और सर्किट में करंट का फ्लो बंद कर दे, ताकि उपकरणों को नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यह फ्यूज ओवरलोडिंग करंट को या फिर कहें शॉर्ट सर्किट को होने से बचाता है। ठीक है, यानी रोकता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज कैसे वितरित होता है?
अगर हम बात करें श्रेणी कॉम्बिनेशन की यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसी के साथ में दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यानी कि एंडिंग इसका एंडिंग इसके इनिशियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आगे और भी रेजिस्टेंस अगर जुड़े हुए हैं, यानी उनका जो कॉम्बिनेशन वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर इसे हम वोल्टेज से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध और वोल्टेज कैसे वितरित होगा? तो जो वोल्टेज है वो एक तरीके से प्रतिरोध के समानुपाती वितरित होगा। कैसे? तो इसमें वोल्टेज सोर्स से निकलने वाली जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस में समान करंट फ्लो होगी, आई, ठीक है। तो अगर हम बात करें V इक्वल्स टू होता है IR, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर करंट हमारे पास कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, सीरीज संयोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या श्रेणी संयोजन की हम बात कर रहे हैं। तो यानी अगर करंट कांस्टेंट है तो हमें पता है कि वोल्टेज हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल? आर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट को हमने क्यों कांस्टेंट किया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं श्रेणी संयोजन की, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की। अगर हम यहीं पर बात कर रहे होते पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन करंट जो है इसमें तो हो रहेगी I1 और इसमें रहेगी I2, यानी करंट जो है वो अलग अलग रहेगी, और वोल्टेज वो दोनों एक तरीके से दोनों सिरों पर दोनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की थी हमने श्रेणी संयोजन की यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, एक लंबे सीधे सोलेनॉइड के अंदर जो करंट बहा रहा हो का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखिए सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक ऐसा उपकरण है जिसमें वायर को कई बार घुमा करके कॉइल की तरह लपेटा गया होता है। जब उसमें करंट बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब करंट से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? तो जब तार में करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चारों ओर, ठीक है। तो सोलेनॉइड में तार को कुंडली की तरह एक तरह लपेटने से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ मजबूत और समान बनेगा, यानी मजबूत रहेगा, स्ट्रेंथफुल रहेगा और यूनिफॉर्म बनेगा। कब? कहाँ पे? अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की ओर। और सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? बिल्कुल समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और मजबूत होता है। इसका मतलब यह है कि अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और दिशा एक जैसी होती है, और यह ऐसा है जैसे आपने एक सीधी लाइन में चुंबकीय फील्ड की रेखाएं खींच दी हो, एकदम सीधी रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी, ठीक है। और सोलेनॉइड के बाहर क्या होता है, यानी परिनलिका के बाहर क्या होता है कि परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर होता है, बाहर की तरफ जो है बहुत ही वीक होगा, ठीक है, और अंदर की तरफ जो है वो मेन फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोलेनॉइड के अक्ष के समानांतर और समान होती है। अगर हम बात करें जैसे सोलेनॉइड को एक पाइप समझिए, मान लीजिए पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, समान फ्लो में बह रहा है, पाइप के अंदर पानी का फ्लो हर जगह एक जैसा होता है, उसी तरह सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एक तो कॉइल के टर्न्स की नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, करंट की मात्रा पर डिपेंड करती है, और सोलेनॉइड की लंबाई पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कितनी बह रही है वो, और सोलेनॉइड की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो समझा वो यह था कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा यूनिफॉर्म होता है, और यह करंट और कुंडली यानी कॉइल के डिजाइन पर डिपेंड करता है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू, इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कम्यूटेटर एक ऐसा उपकरण है, अगर कोई ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है और ये इसके बीच में एक शाफ्ट लगी हुई है, तो यहाँ पर कम्यूटेटर होगा, ठीक है, और इसके आसपास एक ब्रशेस होंगी, ठीक है। तो ये जो लगा हुआ था ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक मोटर में करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, क्या डायरेक्शन को बदलने का काम करता है, डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, किसकी? करंट की, ठीक। तो यह मोटर के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है,
इसे डायरेक्शन चेंजर भी कहते हैं। अब इसे बिल्कुल आसान और एकदम बेसिक से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी को रोटेशनल मोशन में बदलती है, ठीक, जैसे कि पंखे, गाड़ी की मोटर, पानी खींचने वाली मोटर आदि। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर का यही यूज़ होता है। ठीक ठीक है। अब अगर बात करें कम्यूटेटर की तो यह एक गोल आकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जो मोटर की शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। देखिए ये अगर ये शाफ्ट है तो यहाँ पर लगा रहेगा कम्यूटेटर, ठीक है, यहाँ पर। तो यह कॉपर के दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। क्या? दो हिस्सों में कॉपर के बटा हुआ होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके साथ क्या है? ब्रशेस जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर दोनों साइड क्या है? ब्रशेस जुड़ी हुई होती हैं जो करंट को कम्यूटेटर तक पहुंचाने का काम करती है। करंट अगर जा रहा है कॉइल के माध्यम से तो ये ब्रश जो लगी हुई होती है, ठीक है, ये ब्रश, तो यहाँ से कम्यूटेटर पर जाएगा कौन? करंट। ठीक, अब कम्यूटेटर का जो उपयोग है वो यह होता है कि करंट की दिशा को रिवर्स करने का, रिवर्स रिवर्स द करंट। ठीक है, मोटर में चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करेगा जब करंट की दिशा हर आधे चक्कर के बाद बदल जाएगी, हर आधे चक्कर के बाद बदल जाएगी। ठीक है, तो कम्यूटेटर यही काम करता है। जैसे ही मोटर का आर्मेचर आधा घूमेगा वैसे ही करंट कम्यूटेटर करंट की दिशा पलट देगा। ठीक है, तो आर्मेचर को लगातार घुमाने का काम भी किसका होता है? कम्यूटेटर का। यानी अगर आर्मेचर को यानी कीप द आर्मेचर आर्मेचर ठीक है, आर्मेचर रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग। ठीक है, ये भी एक करंट कम्यूटेटर का काम होता है कि अगर करंट की दिशा न बदले तो मोटर रुक जाएगी। तो कम्यूटेटर करंट की दिशा बदलता है जिससे मोटर लगातार घूमती रहती है। ठीक, न तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल में प्रवाहित धारा की दिशा उलटने के लिए कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the power rating of a device that draws 1.75 ampere of current when connected to a 180 वोल्ट सोर्स? यानी एक उपकरण का पावर रेटिंग क्या होगा जिसमें 1.75 एम्पियर प्रवाहित हो रही है करंट जब इसे 180 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। तो अगर हम V की जगह रखते हैं 180 और करंट की जगह रखते हैं 1.75, देन वी विल गेट व्हाट आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 175, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 नाम 18, 9 7 63। ठीक है, सॉरी 7 नहीं आएगा, 5 तिया 15, 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 270 और 45 यानी कि 315 वॉट। ठीक, वॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत मोटर में करंट वाहक चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले समझते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन अगर सबसे पहले देखें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम एक ऐसा तरीका है जो यह समझने में मदद करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, ठीक है, की गति से उत्पन्न करंट की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्या होगी? तो यह नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बेहद उपयोगी है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, किसको? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। ठीक है, तो दाहिने हाथ को उठाइए अपने, इसके अपनी जो 3 उंगलियां हैं कौन कौन सा? एक तो अंगूठा जिसे हम थंब बोलते हैं, अंगूठा थंब, तर्जनी उंगली यानी कि 4 फिंगर और मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर। तो अगर इन तीनों को एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री के परपेंडिकुलर कोण पर फैलाएं तो हमें क्या मिलेगा? जैसे तो अंगूठा जो है ना वो तो डिपेंड करेगा, वो तो डायरेक्शन देगा किसकी? कंडक्टर के गति की, कंडक्टर के गति
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो थंब है वो तो किसकी दिशा बताएगा, चालक यानी कि कंडक्टर के मोशन की, ठीक है। और जो हमारी फोर फिंगर है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है। वो कैसे, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ। और मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर ये बताएगी हमारी इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये इनकी दिशा बताती है। मान लो एक तार है, कोई कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, तार को खींचने की दिशा ऊपर होगी। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलेगा कि करंट किस दिशा में बहेगा, ठीक है। तो याद रखिए आप, ये जो थंब है और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर कौन कौन सी दिशा को बता रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब जनरेटर का कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो यह नियम यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यह बताने में मदद करता है कि करंट किस दिशा में उत्पन्न होगी। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र, मोशन और करंट की दिशा के बीच संबंध बताने का आसान तरीका है। इसे समझने के लिए अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग करें और उनकी दिशा याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा क्या होगी, ठीक है। इसलिए यूज किया जाता है कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा क्या होगी। यह नियम जो है ये मोटर के लिए यूज होता है, मोटर के काम करने के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के सिद्धांत को समझने में मदद करता है और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। अब इसको समझने के लिए अपना बायां हाथ उठाएं, ठीक है, लेफ्ट हैंड उठाइए और उसमें जो थंब है, थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इन तीनों को आपस में 90 डिग्री के परपेंडिकुलर एंगल पर प्लेस कीजिए, ठीक। अब तीनों उंगली का मतलब क्या रहेगा, जो आपका थंब है यानी अंगूठा वो तो दिखाएगा बल यानी फोर्स को, ठीक है। और फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक। और मध्यमा फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर वो दिखाएंगे करंट की दिशा को, करंट की डायरेक्शन को, ठीक। यानी धारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बह रही है और इसमें जो अगर डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। तो अगर हम इसे जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र और करंट के बीच परस्पर इंटरेक्शन होता है। तो यह जो परस्पर इंटरेक्शन है यानी परस्पर क्रिया, इससे चालक पर एक बल लगता है और यह बल चालक को घुमाने यानी कंडक्टर को रोटेट करने या आगे पीछे करने की कोशिश करता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है वो इस बल की दिशा बताने में काफी मददगार साबित होता है, ठीक है। मान लीजिए आसान भाषा में समझे तो मान लो एक तार में करंट बह रहा है और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो अगर करंट और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम हो तो फ्लेमिंग का बायां हाथ यह बताएगा कि तार किस दिशा में मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर का क्या रोल है, ठीक। अब इसका जो उपयोग है वो मोटर में किया जाता है। मोटर में जो कॉइल में करंट बहता है सॉरी गाइज, तो यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और फ्लेमिंग का बायां हाथ बताता है कि कॉइल किस दिशा में घूमेगी, किस दिशा में रोटेट करेगी, ठीक। मान लो एक लोहे की रॉड है, उसमें करंट बह रहा है और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ बताएगा कि छड़ पर बल दाईं या बाईं ओर लगेगा, ठीक। तो एक तरीके से यहाँ पर 3 दिशा तय करनी होती है, करंट की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और फोर्स की दिशा। तो यह नियम जो है वो मोटर और अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होता है जहाँ करंट और चुंबकीय क्षेत्र से बल उत्पन्न होता है, ठीक।
यानी अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड रूल, तो इसमें क्या है कि यह जनरेटर जैसे उपकरण के लिए यूज होता है। जनरेटर जैसे उपकरणों के में इस्तेमाल होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन यानी मूवमेंट, गति से करंट उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि यह मोटर में यूज किया जाता है। किसमें? मोटर में, जहां चुंबकीय क्षेत्र और करंट से बल उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल पानी या पंख, जैसे पानी खींचने के लिए मोटर हो गई, पंखा हो गया। 3 उंगलियों का महत्व क्या है कि दाहिना हाथ और बायां हाथ, राइट हैंड रूल में दाहिना हाथ और लेफ्ट हैंड रूल में बायां हाथ। ठीक है। तो राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, जो अंगूठा है वो तो दिखाएगा। अगर हम बात करें किसकी, राइट हैंड रूल की, ठीक है, राइट हैंड रूल की, तो इसमें दाहिने हाथ में जो अंगूठा, थंब, मध्य, तर्जनी, फोर फिंगर और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, तो थंब जो है वो तो बताएगा कंडक्टर की गति को, कंडक्टर की गति को। फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। और मिडिल फिंगर बताएगी इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड करंट को। ठीक। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो थंब बताएगा बल की दिशा को, फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। फोर फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर बताएगा किसको, करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। ठीक है। यानी राइट हैंड रूल में तो जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित करंट है, और लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, एक तरीके से ये करंट की डायरेक्शन है, ऑलरेडी करंट मौजूद है। ठीक है। तो यहां पर क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा मोटर में ऑलरेडी करंट मौजूद होती है। ठीक है। तो यहां पर हमने एक तरीके से दोनों इनको समझा, कैसे कैसे इनका यूज होता है। अब कौन सा नियम कहाँ यूज होता है, कौन सा नियम कहाँ, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, वो क्या करता है, जब हमें यह जानना हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को ऐसे लिख देते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। और लेफ्ट हैंड रूल का यूज कब करेंगे, जब हमें यह जानना हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि मोटर किधर मूव करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो हम बाएं हाथ का यूज करेंगे। ठीक। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो राइट हैंड रूल में जनरेटर होता है और लेफ्ट हैंड रूल में मोटर होता है। यानी जनरेटर में जब चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल को घुमाया जाता है तो करंट उत्पन्न होता है, और मोटर में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो एक फोर्स उत्पन्न होता है जो कि तार को घूमने लगता है। ठीक है। तो हमने यही देखा कि दाहिने हाथ का नियम करंट उत्पन्न करने के लिए यूज होता है और बाएं हाथ का नियम फोर्स उत्पन्न करने के लिए यूज होता है। ठीक। अगर हम बात करें और लॉज की जो यहाँ दिखाए गए हैं, एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर का नियम मैग्नेटिक फील्ड और किसी विद्युत धारा, मैग्नेटिक फील्ड और किसी विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशन को बताने वाला एक महत्वपूर्ण नियम है। इसे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, खास तौर पर सिमेट्रिक सिचुएशन में। ठीक है। अगर इस नियम के स्टेटमेंट को देखें तो किसी बंद परिपथ में यानी क्लोज्ड लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को, क्लोज्ड लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन, उस पथ द्वारा जो भी संलग्न, जो भी विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके गुणनफल के बराबर होता है। किस नियम के अनुसार? एम्पियर के लॉ के नियम के अनुसार। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहां पर क्या होगा, जो एक इंटीग्रेशन होगा किसमें, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बी की, तो बी तो है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या है? एक लूप के छोटा सा भाग है यानी डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है डीएल। ठीक है। इस लेंथ का छोटा सा पार्ट, छोटा सा भाग। म्यू नॉट की अगर बात करें तो एक निर्वात का चुंबकीय पारगम्यता होती है यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। इसका एक कांस्टेंट मान होता है जो कि होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, टेस्ला मीटर पर, ठीक है, एम्पियर। ठीक। तो ये इसका एक कांस्टेंट मान होता है। और अगर हम आई की बात करें तो लूप के अंदर जो प्रवाहित कुल धारा यानी टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो ये थोड़ा डीपली चल जाएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो समझा एम्पियर लॉ को, वो यही रहा कि एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र की गणना का सरल और
प्रभावी तरीका होता है। तो यह हमें समझने में मदद करता है कि करंट में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और इसे सिमेट्रिक परिस्थितियों में कैसे मापा जाता है बाय दिस फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमने राइट हैंड रूल की बात कर ली और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड अंगूठा नियम थंब रूल, इसकी मैंने बात नहीं की। अच्छा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देख लिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देख लिया, एम्पियर लॉ देख लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की कि राइट हैंड थंब रूल, तो यह नियम यह बताने के लिए उपयोग होता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसे समझने का अगर तरीका देखें तो अपना दायां हाथ लीजिए और अपने दाएं हाथ को ऐसा रखिए कि अंगूठा कंडक्टर में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अगर जैसे कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई ये कंडक्टर है, तो अपने अंगूठे को इस तरह से रखिए कि जो जो अंगूठा है वो बहने वाली धारा की दिशा में हो। ठीक है, तो उंगलियों को घुमाइए, तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं यानी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएंगी जो कंडक्टर के चारों ओर बन रही है। ये कंडक्टर चारों ओर जो बन रही है उसकी दिशा को दिखाएंगी। ठीक है, यानी अगर करंट ऊपर की ओर जा रही है तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर की ओर करें। अब अपनी उंगलियों को मोड़ें। आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां एक गोल घेरा बनाती हैं जो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। ठीक है, इसी तरह अगर करंट नीचे की ओर जा रही है तो अंगूठे को नीचे की ओर करें और इस बार जो उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। तो यह नियम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व में बहुत उपयोगी होता है, खासकर यह समझने के लिए कि मोटर, जनरेटर और अन्य जो भी उपकरण में मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। तो ये जो नियम है वो किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है। कौन सा? राइट हैंड का थंब रूल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग का बायां नियम। बायां हाथ का नियम क्या? निम्नलिखित में कौन सा नियम विद्युत मोटर में, यानी मोटर की बात आ गई तो मोटर में कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर की बात होती तो वहां पर राइट हैंड रूल होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। In a parallel circuit, how does the voltage across each resistor compare to the total voltage supplied by the battery? समानांतर सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टेज से कैसे तुलना करता है? देखिए, यहाँ पर दो कीवर्ड्स है, एक तो समानांतर सर्किट है और एक वोल्टेज है। ठीक है, अब समानांतर सर्किट मतलब पैरेलल सर्किट, और हमने देखा कि सीरीज में तो करंट सेम रहती है। ठीक है, सीरीज में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। इस पॉइंट पर वोल्टेज और इस पॉइंट पर वोल्टेज, दोनों तरफ वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। तो यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो इट इज द सेम फॉर ईच रजिस्टर। ठीक है, क्या? बिल्कुल सही बात है कि हर एक रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की। ठीक है, प्रतिरोध पर जो वोल्टेज है ना, बैटरी द्वारा जो आपूर्ति हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड whenever there is a change in the magnetic field linked with electric circuit, this is stated by the। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित होता है। ठीक, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। तो यह जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यह ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए जो फैराडे का नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी कि ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। इसे माइकल फैराडे ने 1831 में प्रतिपादित किया था। यह नियम यह बताता है कि किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है। ठीक, तो अगर हम नियम के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो किसी भी क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने से उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली धारा की परिमाण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के
अनुपाती होती है। अगर हम इसको और गणितीय रूप में समझें तो ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां पर अगर हम ई की बात करें तो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक। अब 5b की बात करते हैं तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। और डी फाई बाई डी टी अगर टोटल बात करें तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। ठीक। और यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये दिखाता है लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लेंज लॉ। ये दिखाता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। नेगेटिव साइन ये बताता है, जो कहता है कि उत्पन्न होने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। अगर हम दोबारा से देखें कि स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ को, तो किसी भी क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने से उस लूप में विद्युत धारा यानी करंट जो है वो उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने वाली धारा की परिमाण यानी उसका जो रिजल्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला के माध्यम से दर्शाया। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? बात करें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और क्षेत्र के अंदर चुंबकीय रेखाओं की संख्या को मापता है। इसे अगर गणितीय रूप में लिखें, किसको? चुंबकीय फ्लक्स को, तो इसे हम लिखेंगे फाई बी इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर बी जो है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया, और थीटा जो है यानी थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का कोण थीटा होता है। ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो कि हमने ई से रिप्रेजेंट किया था। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे कि उसका आयाम बढ़ता है या घटता है, तो यह परिवर्तन उस क्षेत्र में स्थित किसी लूप में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यही एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक, यानी विद्युत के लिए प्रेरणा मिल रही है, इसलिए विद्युत प्रेरण है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है। धारा को उत्पन्न होना क्या होता है कि अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन के कारण लूप में अधिक धारा उत्पन्न होती है, और इस धारा का आकार इस बात पर डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना और कितनी जल्दी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहां पर हमने फैराडे के अगर नियम के अकॉर्डिंग अगर कुछ एग्जाम्पल लें तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को देखते हैं। अगर आप एक लूप, जैसे कि तार का गोलाकार लूप लीजिए, को अगर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को तेजी से बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसका कारण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और इसी बदलाव के कारण क्या है कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ जनरेटर की, यानी जनरेटर का जो काम होता है, अगर हम बात करें जनरेटर की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक विद्युत जनरेटर में भी फैराडे का नियम काम करता है। किसमें? इस विद्युत जनरेटर में फैराडे का नियम काम करता है। कैसे? कि जब एक तार का लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और इसके कारण क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रेरित धारा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? जनरेटर में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात हमने क्या देखी कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, यानी यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक, एक होता दिशा का निर्धारण, यानी कि दिशा का निर्धारण। ठीक है, यानी उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा का निर्धारण लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो यह कहता है कि उत्पन्न धारा उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। और एक होता प्रेरित धारा,
प्रेरित धारा की मात्रा। ठीक है, यानी कि उत्पन्न होने वाली धारा का आकार उस चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की रेट पर डिपेंड करेगा। जितना अधिक तेजी से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा उतनी ही अधिक धारा उत्पन्न होगी। जैसा कि हमने देखा था E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी जितना ज़्यादा ये एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा उतनी ही अधिक हमें धारा मिलेगी। ठीक, तो सारांश क्या कहता है, हमने जो अगर समरी की बात करें तो समरी यही कहती है कि फैराडे का नियम यह बताता है, ये फैराडे का नियम यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं, बदलाव होता है, तो उस बदलाव के कारण, इस बदलाव के कारण क्या होता है, किसी लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या, करंट जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, इंड्यूस होती है। ठीक, और यह धारा चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की दर के अनुपात होती है। यानी अगर ये जो धारा होती है ये एक तरीके से प्रोपोर्शनल होती है किसके, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की दर के। दर जहां आ गया यानी टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। और इसकी जो दिशा है, ये जो माइनस है इसमें, इसकी जो दिशा है ये बात करते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, जो कि बदलाव का विरोध करती है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, कि जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। और यह किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था फैराडे के द्वारा, यानी फैराडेस लॉ। अब बात करते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या कहता है गाइज, हम हर एक क्वेश्चन का ऐसे ऑपरेट करेंगे कि अगर आने वाले एग्जाम्स में अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, बशर्ते आप बिल्कुल डेडिकेशन से, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। और जो भी, चलिए हम थोड़ा कम करते हैं लेकिन अच्छे से करें तो हमें आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, माने बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है कि हर एक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को भी एक तरीके से बहुत गहराई से समझ रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आरआरबी जेईएन का जो पेपर का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अंत तक, इस सब्जेक्ट के अंत तक आपका एक तरीके से पूरा फिजिक्स कंप्लीट एक तरीके से रिवीजन हो जाए विथ फुल्ली कंसेप्चुअल डिस्कशन के साथ। ठीक, अब बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यह नियम कहता है कि किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट यानी धारा वोल्टेज V के सीधे अनुपाती होती है, यानी I प्रोपोर्शनल टू होता है V, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाता हूँ, ठीक है, तो I प्रोपोर्शनल टू होता है V, और अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। यानी कि किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट वोल्टेज के सीधे समानुपाती और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कहता है ओम्स लॉ। ठीक, तो गणितीय रूप में हमने इसको ऐसे याद किया, कैसे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहां पर V वोल्टेज, I करंट एम्पियर में और R रेजिस्टेंस ओम में। ठीक, तो ये रहा हमारा ओम का नियम। अगर हम इसको और अच्छे समझे कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज एक तरह का फोर्स होता है जो करंट को एक चालक के अंदर बहने के लिए मजबूर करता है। इसे विद्युत दबाव भी कहा जा सकता है। बैटरी, जैसे उदाहरण के तौर पर बैटरी में मौजूद वोल्टेज। करंट की अगर बात करें तो करंट वह प्रवाह होता है जो कि विद्युत कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से गुजरता है। उदाहरण के तौर पर घरों में जो बिजली आती है वही करंट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो प्रतिरोध वह प्रॉपर्टी है जो किसी सामग्री को करंट के बहाव को रोकने के लिए उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर तार का मोटा होना या पतला होना, जिससे करंट के बहने में आसानी इकट्ठाई होती है। आर की अगर बात करें तो आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, जो कि किसी भी मटेरियल के लेंथ और उसके एरिया पर डिपेंड करता है। रो उसकी रेजिस्टिविटी होती है जो मटेरियल हमने यूज़ किया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो देखा कि अगर हम वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा, और प्रतिरोध जो है, अगर प्रतिरोध समान रहे तो, और जब प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट घटेगा अगर वोल्टेज समान रहे तो। ये इसका रिलेशन होता है किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक,
यानी ओम्स लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि एक विद्युत सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है और उसे कंट्रोल करने के लिए किसे बदलने की जरूरत होती है, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बुनियादी नियम होता है, जिसका उपयोग सर्किट डिजाइन और किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इलेक्ट्रिक फ्लो के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशन लॉ का नियम। इसे क्या है, सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। ठीक, और यह नियम सभी वस्तुओं, यह जो नियम है, यह सभी नियम सभी वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को समझाता है, जो उनके मास और उनकी दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी को हम यहाँ से आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी, अगर हम इसके स्टेटमेंट लॉ की बात करें तो किसी भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, किसी भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो है वो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण बल को क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस दोनों के द्रव्यमान यानी कि मास m1 और मास m2 के गुणनफल के अनुपाती, यानी कि m1 इंटू m2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपात, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कौन, फोर्स, यानी उनके बीच का लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, और जी यहाँ पर एक तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि आकर्षण बल, और जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान होता है क्या, 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, और m1 और m2 जो क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान यानी मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। r जो है वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अगर हम इसके आसान भाषा में समझे तो आकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वह बल होता है जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। जैसे हम महसूस करते हैं कि पृथ्वी हमें खींचती है, वैसा ही अन्य सभी वस्तुएं भी एक दूसरे को खींचती है, और यह बल हर वस्तु के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, लेकिन हमें ये एक तरीके से एहसास क्यों नहीं होता है कि हमें कोई दूसरी वस्तु खींच रही है? क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे टेबल पर कोई दो वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों वस्तुओं के बीच में एक तरीके से एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और उसे हम F इक्वल टू जी m/m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें पहले से ही ऑलरेडी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि उन दोनों के बीच में लगने वाले बल से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो नेगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, किसके कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में, यानी कौन से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कंपेयर में। इसलिए दोनों जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ करके स्थिर हो रहती हैं, और नीचे की ओर उनका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यही कारण होता है, लगने को तो बिल्कुल उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों एक तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय द लॉ ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इस एक तरीके से इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि उसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है इनके कंपेयर में। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट न्यूटन लॉ की। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन के नियम के न्यूटन के जो नियम गतिशीलता और बल, यानी कि मोशन एंड फोर्स, न्यूटन का जो नियम है वो मोशन एंड फोर्स, यानी कि गतिशीलता और बल के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए बनाए गए थे। ये तीन प्रमुख नियम थे जो वस्तुओं की गति और बल पर आधारित है। इन नियमों का उपयोग किसी भी वस्तु की गति के बारे में भविष्यवाणी करने और उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अच्छा, अगर इसको पहले अगर विस्तार समझें तो सबसे पहला आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कौन सा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। गाइज, अगर आप इन क्लासेस को अगर अच्छे से देखते हैं और अंत तक बने रहते हैं, जो मैं यहाँ इस प्लेलिस्ट यानी कि जो आरआरबी जेई की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ये जो कोर्स है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर क्वेश्चंस के आधार पर समझा जाए तो ये एक बेहतर एफिशिएंसी होती है, और एक अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ की, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति यानी कि स्थिर या गति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो यह नियम बताता है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाहरी बल यानी बाहरी बल लगता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है
तो वह स्थिर बनी रहेगी, और यदि वह गति में है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि कोई उस पर कोई बाहरी बल न लगाकर उसे न रोके ना, या फिर दिशा बदलने के लिए न लगाया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप अगर आप कार की सीट पर बैठे हैं और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आपका शरीर आगे की ओर झुकेगा, क्योंकि आपका शरीर अपनी गति को मेंटेन रखना चाहता है, और यही एक तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक, अगर बात करें सेकंड लॉ की, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, बल और गति का संबंध, बल और गति का संबंध। ठीक है, फोर्स एंड, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि एक तरीके से ये बल और गति के रिलेशन को बताता है। ठीक है, रिलेशन को डिस्क्राइब करता है कैसे, F इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक, यानी किसी भी वस्तु की त्वरण एक्सलरेशन पर उस पर लगने वाले फोर्स यानी F के अनुपाती होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के एक्सलरेशन उस पर लगने वाले बल के अनुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सलरेशन की, ये जो एक्सलरेशन है इसकी, तो F डिवाइड बाई एम, यानी इसको ऐसे हम समझते हैं शुरुआत में, किसको, सेकंड लॉ को, यहीं से निकलता है F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, जहाँ पर F फोर्स है, M द्रव्यमान है और A त्वरण है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु उस बल के अनुपात में एक्सलरेशन प्राप्त करती है। अगर इसमें बल लगाएंगे तो इसमें एक तरीके से एक्सलरेशन होगा। ठीक, और यह जो एक्सलरेशन वस्तु के द्रव्यमान के विपरीत अनुपाती होता है, यानी जो एक्सलरेशन बना ये लगा है, ये वस्तु का जो द्रव्यमान है m, इसके विपरीत होगा। ठीक है, यानी अगर वस्तु भारी है, यानी भारी वस्तु को हल्की वस्तु के मुकाबले गति देने के लिए अधिक बल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु भारी है तो एक्सलरेशन कम होगा, और इसको बढ़ाने के लिए, इस एक्सलरेशन को बढ़ाने के लिए हमें फोर्स को और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप एक हल्के कोई भी वस्तु है यानी कम द्रव्यमान है उसका, उस पर बल लगाते हैं तो वह जल्दी गति करेगा, जबकि भारी वस्तु को उसी बल से गति देने में समय लगेगा। बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु आपको उतना ही बल वापस देती है, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर आप इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो बिल्कुल इसी दिशा में बल आपको वापस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको उतना ही धक्का वापस देती है। अगर आप बोट में बैठकर किनारे को धक्का देते हैं तो बोट पीछे की ओर खिसकती है, क्योंकि दीवार या किनारे पर आपका बल वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से जो ये तीनों जो बल हैं, इसको मैंने अगर डिस्क्राइब करूँ शॉर्ट एंड स्वीट में, तो पहला नियम जो कहता है वो कहता है कि किसी वस्तु की गति में बदलाव तब तक नहीं होता जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा जो नियम है, फर्स्ट नियम तो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और सेकंड नियम कह रहा है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व का नियम, यानी कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बात करते हैं सेकंड नियम की, तो ये बताता है F इक्वल्स टू एम ए, यानी कि बल और वस्तु के द्रव्यमान के आधार पर त्वरण की गणना की जाती है। और थर्ड लॉ बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीनों नियम हमने समझे। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो ये रहेगा कि जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और यह किसके द्वारा, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, जो कि हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 0.8 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 150 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज, तो V इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए आप, R की वैल्यू कितनी है, 0.8 ओम। और जो करंट है, यानी कंडक्टर में जो करंट है वो 150 मिली एम्पियर है, तो हम इसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली है तो 10⁻³ कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कितना, अगर हम 10⁻³ करेंगे
तो इसको 1000 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा क्या, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 15 120, 120 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 0.12। अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा गलत रख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आएगा 0.12 वोल्ट। तो साथियों ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए और अपने कंसेप्ट को और शार्प करते रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, आपका धन्यवाद।